वो अपने फौजी दस्ते मुहाज़िर जंग पर भेजता तो हमेशा एक ही जुमला कहता, मैं तुम्हें दुश्मन पर हमला करने का नहीं बल्कि अपनी आज़ादी पर कुर्बान होने का हुक्म देता हूँ, वो बला का ज़हीन था, शातिर, निडर, चालाक और एक फुर्तीला फौजी कमांडर, जिसका कमाल ये था कि वो एक तबाहाल मुल्क का जर्नेल था, लेकिन जिस मुहाज पर लड़ा शिकस्त नहीं खाई। हमेशा कामयाबी और फतह ने उसके कदम चूमे। ऐसी काबिज ताकतों को भी मुल्क से निकाल बाहर किया जो अपने वक्त की सुपर पावर कहलाती थी। फिर जब सियासत पर कदम रखा तो सदियों पुरानी तहजीब और समाज का नक्शा ही बदल डाला। और तो और उसने गैर मुल्की ताकतों की गुलामी कबूल करने वाले शाही खानदान और उनकी औलादों को जिला वतन कर दिया, सिर्फ ये कहकर कि मेरी धरती पर शिकस्त खोर्दा और गुलाम जहनों के लिए कोई जगह नहीं। ये ऐसी जिंदगी की कहानी है जिसमें जंगी, सियासी और इनकलाबी मोज़े हैं। ये एक दास्ताने हैरत है जो सिर्फ 7 साल की उम्र में यतीमी के दुख से शुरू होती है और खत्म होती है मुल्क के सबसे ताकतवर ओहदे पर, वो भी मौत के हाथों। इतनी खूबियां और सलाहियतें रखने के बावजूद करोड़ों इंसानों का ये हीरो करोड़ों के लिए विलन भी है। मुखालिफिन तो इसे जीरो से कई निचले दर्जे पर रखते थे और आज तक रखते हैं। इल्जाम लगाते हैं कि उसने अपना तारीखी विरसा, काबिले फख्र रिवायात, शानदार सकाफत, मजहबी और माशरती इक़दार सब कुछ खाक में मिला दिया। कुछ तो और आगे बढ़ते हैं, उसे गद्दारे वतन कहते हैं, जिसने मगरिब को खुश करने के लिए उनकी जुबान, कल्चर और मजहब सब बेच डाला। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वो बहादुर था, निडर, जड़ी और जो सोच ले कर गुजरने वाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के जर्नेल और जदीद तुर्की के बानी गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा की, जिन्हें अतातुर्क यानी तुर्कों का बाप कहा जाता है। ये कहानी शुरू होती है 19 मई 1881 से। सल्तनत उस्मानिया का एक छोटा सा शहर था सालोनिका, वही सालोनिका जो आज यूनान का हिस्सा है। एक जमाना था मुसलमानों के पास था। यहाँ एक मिडिल क्लास घराने में एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन किसी बच्चे की पैदाइश पर हर घर में जो खुशी होनी चाहिए, इस घर में वैसी खुशियां नहीं थीं, बल्कि खुशियों के बीच गम की एक दीवार सी खड़ी है। बच्चे की माँ जुबैदा खानम अपने हाथ बुलंद करके दुआ कर रही हैं कि ए खुदा मेरी गोद हरी रखना, मैं अब किसी और बच्चे की मौत का दुख नहीं झेल सकती। असल में जुबैदा खानम के 3 बच्चे छोटी उम्र में ही इंतकाल कर गए थे, इसलिए एक और नन्हे बच्चे को गोद में देखकर वो अनजाने खौफ का शिकार थीं। बाप का नाम अली रजा था, जिसका कोई खास काम नहीं था। कुछ अरसा फौज में गुजरा, अब लकड़ी का कारोबार कर रहा था। घराने की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, बस जैसे तैसे गुजारा हो रहा था। बहरहाल बच्चे का नाम रखा जाता है मुस्तफ़ा, जो बड़ा होता गया और उसके नाम के साथ अलकबात और खिताबात भी लगते चले गए। और इसके हर खिताब के पीछे एक दिलचस्प कहानी है जो आज हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले रफ्तार को सब्सक्राइब जरूर करें, आपका यही ताउन हमें हिम्मत और हौसला देता है। तो हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा के बचपन की। इसकी माँ बड़ी मजहबी खातून थी। वो बच्चे को इस्लामी मदरसे में दाखिल करवाना चाहती थी, मगर बाप अली रजा जरा लिबरल था, चाहता था मुस्तफ़ा को किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ाए, लेकिन इसे मौका ही नहीं मिला। अभी मुस्तफ़ा 7 साल का ही था कि इसका इंतकाल हो गया। ये इस खानदान के लिए बड़ा धचका था। जुबैदा खानम के हालात ऐसे नहीं थे कि मुस्तफ़ा को किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवाती। जब ऐसे हालात हों तो बहनों को सबसे पहले अपने भाई याद आते हैं। तो जुबैदा खानम ने भी मुस्तफ़ा को अपने भाई के पास भेज दिया, जहां नन्हे मुस्तफ़ा का दाखिला एक प्राइमरी स्कूल में कर दिया गया। मगर इस बच्चे का दिल तो स्कूल में लगा ही नहीं। मामू खेती बाड़ी करते थे। ये देखकर बच्चे से कहा, अगर नहीं पढ़ना तो खेतों में रखवाली का काम करो। मुस्तफ़ा राजी तो हो जाता है, मगर उसे ये काम अपने शायाने शान नहीं लगता। खैर, वो सुबह को घर से निकलता तो अक्सर इसे एक नौजवान नजर आता जो कैडेट स्कूल जाता था। मुस्तफ़ा आर्मी यूनिफॉर्म में सूटेड बूटेड लड़के को हसरत से देखता और एक ही बात सोचता, आखिर मैं इस लड़के जैसा क्यों नहीं बन सकता। तब एक दिन मुस्तफ़ा एक अजीब फैसला करता है। वो खुद ही कैडेट स्कूल पहुंच जाता है।
स्कूल के हेड क्लर्क के सामने कहता है कि मुझे स्कूल में दाखिला दिया जाए क्योंकि मैं फौजी बनना चाहता हूँ। ये अपने जमाने का एक महंगा स्कूल था, गरीब बच्चों के लिए यहाँ पढ़ना आसान नहीं था। क्लर्क ने बहुत समझाया मगर मुस्तफा जिद पर अड़ा रहा, बल्कि हंगामा मचा दिया कि मैं तो फौजी ही बनकर रहूंगा। शोर सुनकर टीचर्स बाहर निकल आए, बल्कि प्रिंसिपल भी पहुंच गए। वो बच्चे की तेज चमकती निगाहों और जज्बे को गौर से देख रहे थे। फिर मुस्तफा के सर पर हाथ फेर कर कहा, तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे, तुम्हें कल वर्दी मिल जाएगी। बस ये वो लम्हा था जिससे खेतों में काम करने वाले बच्चे की जिंदगी बदल गई। और फिर इस बच्चे ने आगे चलकर अपने मुल्क को भी 180 डिग्री के जाविये पर बदल दिया। बहरहाल ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे, मुस्तफा की जहानत सब पर जाहिर हो गई। वो क्लास का सबसे नुमाया बच्चा बन गया। रियाजी में तो कोई इसका मुकाबला कर ही नहीं पाता। मुश्किल से मुश्किल सवाल जुबानी हल कर देता, तकरीरी मुकाबलों में सबसे आगे नजर आता। इसकी निसाबी और गैर निसाबी दोनों सरगर्मियों को देखकर टीचर्स ने खुश होकर मुस्तफा को नाम दिया कमाल का, मतलब परफेक्ट। यूं ये बच्चा मुस्तफा से मुस्तफा कमाल बन गया। मुस्तफा कमाल 1905 में स्टाफ कैप्टन की हैसियत से तुर्क फौज का बाकायदा हिस्सा बना। ये वो दौर था जब सल्तनत उस्मानिया बदतरीन जवाल का शिकार थी। मुख्तलिफ इलाके एक एक करके अलग हो रहे थे। बरतानिया, फ्रांस, इटली, यूनान और रूस जैसी ताकतें भेड़ियों की तरह सल्तनत को नोच रही थीं। हुकूमत एक तरफ तवज्जो देती तो दूसरा दुश्मन किसी और मुहाज पर जंग छेड़ देता। हालात ऐसे थे कि यूरोपीय मुल्क तंजन इसे सिक मैन ऑफ यूरोप यानी यूरोप का मर्दे बीमार कहते। इन हालात पर बहुत से लोग कुड़ रहे थे और अपनी सी कोशिश भी कर रहे थे। इनमें एक खुफिया इनकलाबी तंजीम थी, वतन हुर्रियत। मुस्तफा इसमें शामिल हो गए और फिर जमीयत इत्तेहाद और तरक्की जैसी खुफिया तहरीक का हिस्सा भी बने। यही वो तंजीम थी जो दुनिया में मशहूर हुई यंग टर्क्स के नाम से। तो हालात यही थे जब मुस्तफा कमाल को शाम के शहर दमिश्क भेजा गया। ये इलाका भी तब सल्तनत उस्मानिया में था, तो यहाँ मुस्तफा ने बड़ी बहादुरी दिखाई। एक मुहाज पर जहां तुर्क फौजें मुसलसल पीछे हट रही थी, अपनी छड़ी से जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, जो फौजी इस लकीर से पीछे हटा इसे मैं गोली मारूंगा। आहिस्ता आहिस्ता उनकी बहादुरी के किस्से दारुल हुकूमत इस्तांबुल तक पहुंचने लगे, जहां की सियासी और फौजी क़यादत की नजरें अब इस नौजवान पर पड़ रही थीं। लेकिन खलीफा वक्त को अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही नौजवान उनकी सल्तनत का ही खात्मा कर देगा। आखिर मुस्तफा कमाल ने खलीफा से बगावत क्यों की? ऐसी क्या मजबूरी थी? ये आगे चलकर बताएंगे। पहले जरा मुस्तफा कमाल की जंगी कमालात देखें। ये 1911 है। इटली ने सल्तनत उस्मानिया के सूबे तराबलस पर हमला कर दिया है। ये मौजूदा लीबिया का इलाका है। तो मुस्तफा कमाल और इनकी फौज ने इस मुहाज पर इटली को बड़ा नुकसान पहुंचाया। वो अलग बात के पहली जंग अजीम के बाद ये पूरा इलाका तुर्कों के हाथ से निकल गया। अभी तो पहली जंग अजीम भी शुरू नहीं हुई थी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया को पहले ही एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना हुआ। 1912 में बल्कान के सूबों में बगावतें शुरू हो गईं। सब ने उस्मानियों के खिलाफ जंगों का ऐलान कर दिया। आखिरकार सल्तनत यूरोप में अपने ज्यादातर इलाकों से हमेशा के लिए महरूम हो गई। जो थोड़े बहुत इलाके बचे, उनको बचाने में मुस्तफा कमाल ने अपना भरपूर किरदार अदा किया, जिस पर इन्हें बहुत दाद भी मिली। बल्कि खलीफा ने इन्हें पाशा का सरकारी खिताब दिया। ये खिताब उसे दिया जाता था जिसने जंग में कारनामे दिखाए हों। यूं 7 साल की उम्र में यतीम हो जाने वाला मुस्तफा अब मुस्तफा कमाल पाशा बन चुका था। मुस्तफा आगे से आगे जा रहे थे और मुल्क पीछे, बल्कि बहुत पीछे। यहां तक कि वो जंग शुरू हो गई जिसने सल्तनत उस्मानिया ही नहीं, दुनिया की तारीख बदल दी। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हो गई। इस जंग का मकसद जो भी था, टारगेट जो भी थे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाया उस्मानी सल्तनत ने। सिक मैन ऑफ यूरोप अब डेड मैन बनने वाला था। जब सल्तनत को हर तरफ से हमलों का सामना था, तब अपनों ने भी बेवफाई कर दी। तमाम अरब इलाके सल्तनत उस्मानिया ही के पास थे, लेकिन जंग अजीम में इन्होंने तब गद्दारी की जब खलीफा को उनकी अशद जरूरत थी। बरतानिया और इत्तेहादी फौज ने शरीफ मक्का सैयद हुसैन बिन अली की मदद से तमाम अरब इलाके सल्तनत उस्मानिया से छीन लिए। बल्कि अब तो तुर्क इलाके भी खतरे की जद में आ गए।
बेचता है हाशिमी नामू से दीन मुस्तफ़ा, खाको खूं में मिल रहा है तुर्कमान सख्त कोश। अरबों की इस एक हरकत से मुस्लिम इत्तेहाद पारा पारा हो गया। तुर्कों और अरबों के दरमियान वो नफरत पैदा हो गई जो शायद आज भी खत्म नहीं हो पाई। इस्तांबुल दुनिया का एक अजीब शहर है। शायद दुनिया में एक ही शहर होगा जो दो बर्रे आजमों के बीच में है, यानी ट्रांसकॉन्टिनेंटल सिटी। इसकी तारीखी अहमियत अपनी जगह, लेकिन लोकेशन भी बहुत अहमियत की हामिल थी। इसलिए पहली जंग अजीम में बरतानिया और फ्रांस का सबसे बड़ा टारगेट था इस्तांबुल पर कब्जा करना। और 1915 में इन्होंने इस्तांबुल के करीब जजीरा नुमा गैलीपोली में फौज उतार दी। फौज क्या थी? एक लश्कर जर्रार था, तकरीबन 5 लाख फौजियों का। बरतानिया, फ्रांस और उनकी कॉलोनीज की ताज़ा दम फौजें एक तरफ और मुकाबले पर तबाहाल तुर्क फौज। हाँ, दोनों में एक फर्क था। तुर्कों की कमान थी मुस्तफा कमाल के हाथों में। फिर अप्रैल 1915 से जनवरी 1916 तक ये इलाका गोलियों, तोपों की घन गरज से गूंजता रहा। यहां तक कि कमाल की कमाल फौज ने दुश्मन को खदेड़ कर रख दिया। 9 जनवरी 1916 को इत्तेहादी फौज को यहां से भागना पड़ा। ब्रिटिश एम्पायर के 48,000 से ज्यादा फौजी इस जंग में मारे गए और फ्रांस के 27,000। ये इतना बड़ा नुकसान था कि बरतानिया के वजीर आजम को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। और ये सल्तनत उस्मानिया की इतनी बड़ी कामयाबी थी कि मुस्तफा कमाल को जनरल का ओहदा मिल गया। हर मुहाज पर कामयाबी के झंडे गाड़ने वाला मुस्तफा खुद अपने अंदर भी एक जंग लड़ रहा था। और ये अंदर की जंग थी उस्मानी सुल्तानों के खिलाफ, जिनके किरदार से मुस्तफा बहुत परेशान थे। वो समझते थे कि खलीफा चला हुआ कारतूस है, उनका जमाना गुजर चुका। और उनका ये गुस्सा इतना वाज़े था कि इन्हें हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों पर इस्तांबुल में जेल भी काटना पड़ी। खलीफा प्रेशर में था, लेकिन फौज ने उन्हें यकीन दिलाया था कि मुल्क को मुस्तफा कमाल जैसे जर्नेल की जरूरत है। मजबूरन उन्हें रिहा करना पड़ा, लेकिन इन्होंने जेल ही में फैसला कर लिया था। तय कर लिया था कि अब मुल्क को बदलने का वक्त आ गया। तुर्की को नए रास्ते पर डालना जरूरी हो गया है। और सबसे बढ़कर कि ये मुल्क अब खिलाफत का बोझ नहीं उठा सकता। ये कोई नई आवाज नहीं थी, ये तो काफी अरसे से अंदर ही अंदर उठ रही थी। ये 1886 था जब सालोनिका में जमीयत इत्तेहादो तरक्की के नाम से एक तहरीक बनी, जो नौजवानों में बहुत मकबूल हो रही थी। मुस्तफा भी इससे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। हमने आपको बताया था ना कि यही यंग टर्क्स के नाम से मशहूर हुए। तो उन्होंने तुर्की को एक जदीद रियासत बनाने के लिए काम शुरू किया। मुल्क में आईनी इस्लाहात का मुतालबा किया और कहा कि मुल्क को खिलाफत नहीं, जमहूरी आइन के मुताबिक चलाया जाए। अब मुस्तफा कमाल जंगी मुहाज के साथ साथ सियासी मुहाज पर भी एक्टिव थे, लेकिन ऐलानिया नहीं, खुफिया तौर पर। इस काम में अनवर पाशा, तलत पाशा, असमत अनूनू और जमाल पाशा जैसे लोगों ने मुस्तफा कमाल की बड़ी मदद की। पहली जंग अजीम ने भी इसके लिए राह हमवार की, खास तौर पर जंग के बाद खलीफा के एक फैसले ने। असल में यूनान, अरब, अफ्रीका और रूस हर मुहाज पर जंग ने सल्तनत उस्मानिया की चूल्हे हिला दी थी। इस्तांबुल बचाना भी मुश्किल हो गया था। बरतानिया, इटली, यूनान, फ्रांस और दूसरे इत्तेहादी मुल्कों की फौज ने घेरा तंग कर दिया था। यहां तक कि 30 अक्टूबर 1918 को तुर्की ने इत्तेहादियों के साथ एक मुआहिदा कर लिया। इस मुआहिदे को तारीख में मुआहिदा मदरुस कहा जाता है और इसमें उस्मानी खलीफा ने अमन के नाम पर हर शर्त मान ली। यहां तक कि यह शर्त भी कि तुर्की इत्तेहादी फौज के तमाम कैदी वापस कर देगा, लेकिन कोई तुर्क कैदी वापस नहीं किया जाएगा। और जो इस मुआहिदे को नहीं मानेगा, सल्तनत उसके खिलाफ लड़ेगी। इतना शर्मनाक और जिल्लत आमेज मुआहिदा। और इससे भी बढ़कर अफसोस की बात यह है कि सुल्तान ने इस मुआहिदे को कबूल कर लिया। अब मुस्तफा कमाल पाशा को इस्तांबुल बुला लिया गया और जिम्मेदारी दी गई कि वो इस मुआहिदे पर अमल करवाएं, तुर्क फौज से हथियार वापस लेकर लड़ाई बंद करवाएं और जो मजामत करे इसका भी खात्मा करें। मुस्तफा कमाल वहां से तो हाँ कहकर निकल गए, लेकिन इनके अंदर एक लावा पक रहा था। कोई भी गैरतमंद तुर्क होता तो ये मुआहिदा मानने को तैयार ना होता। इसलिए मुस्तफा कमाल अनातोलिया पहुंचे और बजाय फौज से हथियार वापस लेने के नए सिरे से मुनज्जम करना शुरू कर दिया। फौज तो वैसे ही खलीफा के खिलाफ भरी बैठी थी। मुस्तफा कमाल के आने के बाद अब सबका एक ही मकसद था,
खलीफा से निजात हासिल करना। ये 22 जून 1919 था। फौज मुस्तफा कमाल के हर हुक्म को मान रही थी। तब इन्होंने एक ऐलान किया जिसे तारीख में अमासिया सर्कुलर कहा जाता है। साफ साफ कह दिया गया, गैर मुल्की ताकतों को तुर्की से निकाल दिया जाएगा, इनसे अपने सारे इलाके वापस लिए जाएंगे। खलीफा मुल्क और कौम का तहफ्फुज करने में नाकाम है, इसलिए कौम उठे और फौज का साथ दे। और मुआहिदा मदरूस को तुर्क कौम की तजलील करार दिया गया। यह सिर्फ एक ऐलान नहीं था, हर तुर्क के दिल की आवाज थी। अवाम के दिलों में मुस्तफा कमाल की मोहब्बत और बढ़ गई और साथ ही लड़ने मरने का जज्बा भी। 8 जुलाई 1919 को मुस्तफा कमाल ने उस्मानी फौज से इस्तीफा दिया और अब एक आम आदमी की तरह सियासत और जंग दोनों के मैदान में कूद पड़े। खलीफा उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म देता है, मगर फौज और पुलिस का कोई अहलकार इसकी हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि अनातोलिया में उस्मानी फौज के कमांडर तक मुस्तफा कमाल को अपना लीडर मानने का ऐलान कर देते हैं। एक तरफ अवाम और फौज का गुस्सा है, तो दूसरी तरफ खलीफा मुल्क में इलेक्शन के जरिए मन मर्जी के नताइज हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि 2 साल में 2 इलेक्शंस करवा कर भी वो नताइज नहीं आए जो खलीफा चाहते थे। हर तरफ मुस्तफा कमाल की हिमायत याफ्ता लोग जीत रहे थे। ये खलीफा के लिए खुला पैगाम था। उन्होंने इंतखाबात को कालादम करार दे दिया और असेंबली ही तोड़ दी। और फिर काबिज यूरोपी ताकतों और खलीफा के दरमियान एक और मुआहिदा हुआ, एक और जिल्लत आमेज मुआहिदा। 10 अगस्त 1920 को मुआहिदा सेवरे पर दस्तखत हुए, जो पिछले मुआहिदों से भी 10 हाथ आगे की चीज था। अब तो पूरे तुर्की की बंदरबाट शुरू हो गई थी। शाम, फलस्तीन, लबनान समेत तमाम अरब इलाके उस्मानियों से छीन लिए गए। फ्रांस और बरतानिया ने इन्हें रेवड़ियों की तरह आपस में बांट लिया। मगरबी तुर्की के ज्यादातर इलाके यूनान को दे दिए गए। मशरिकी हिस्से आर्मीनिया को और इस्तांबुल का तमाम इलाका इंटरनेशनल कस्टडी में दे दिया गया। अंदाजा कीजिएगा कि उन मुल्कों की तादाद 40 है जो कभी सल्तनत उस्मानिया के सूबे थे। लेकिन अब यह हाल था कि तुर्की के नाम पर अनातोलिया का बंजर और बयाबान इलाका था और ब्लैक सी की छोटी सी साहिली पट्टी। मुआहिदा सेवरे हुआ और बात गुस्से से निकलकर नफरत तक पहुंच गई। इस आग ने फौज में एक नई रूह फूंक दी। इसने मुआहिदे को मानने से साफ इनकार कर दिया। मुस्तफा कमाल ने अकेले ही इत्तेहादियों के खिलाफ आजादी का परचम उठा लिया। ये जंग अब आजादी की जंग थी और खलीफा के खिलाफ खुला ऐलान बगावत था। इस बगावत का मरकज अनकरा था, एक छोटा सा शहर। यहां 1920 में मुस्तफा कमाल ने एक आर्जी असेंबली बनाई। इजलास हुआ और वो खुद सदर मुंतखब हो गए। अगले साल तुर्कों ने यूनानियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये जंग थी अहम साहिली शहर इजमेर की, जिस पर यूनानियों का कब्जा हो चुका था। एक जबरदस्त जंग के बाद तुर्क फाते बने। ये जंग जंगे सक्कारिया कहलाती है और तुर्क जंग आज़ादी में टर्निंग पॉइंट समझी जाती है। यही जंग थी जिसके बाद मुस्तफा कमाल को एक नया लक़ब मिला। वो गाजी मुस्तफा कमाल पाशा बन चुके थे। ये गाजी का खिताब उन्हें अवाम ने दिया था। अब तुर्की में मुस्तफा कमाल की बहादुरी के डंके बजने लगे। तुर्की क्या, जहां जहां मुसलमान बसते थे वहां मुस्तफा कमाल का नाम था। अब ना मुस्तफा कमाल से बड़ा कोई सियासी रहनुमा था और ना ही फौजी लीडर। रुबूदा तुर्क शिराजी दिले तबरीज व काबुल रा, सबा करती है बुए गुल से अपना हम सफर पैदा। और क्यों ना होता, उस जमाने में मुस्लिम दुनिया का हाल तो देखे। इंडोनेशिया से लेकर मराकश तक और वस्ते एशिया से लेकर अफ्रीका तक कौन सा मुल्क था जो आज़ाद था। यूरोप ने हर जगह मुसलमानों को अपना गुलाम बना रखा था। उनके खिलाफ जीतना तो अलग बात, मुसलमानों के लिए तो मगरिब से लड़ना भी मुश्किल था। मुसलमान सदियों से उनके खिलाफ कोई जंगी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे। तब मुस्तफा कमाल उठते हैं और मगरबी अफवाज को ऐसी शिकस्त देते हैं कि वो फिर कभी तुर्क सरजमीन पर कदम नहीं रख पाती। लेकिन मुस्तफा कमाल के मुखालिफ कुछ और ही कहते हैं। इनकी राय में यूनानी फौज ने बरतानिया के कहने पर इजमेर का शहर खाली किया। यूरोपीय ताकतें खुद चाहती थी कि मुस्तफा कमाल हीरो बने, तुर्कों में मकबूल हो, क्योंकि वो इनके सियासी नजरियात के बारे में जानती थीं। इन्हें पता था कि वो तुर्की को ऐसा मुल्क बना देगा जहां मजहब और सियासत अलग अलग होंगे।
इस दावे का कोई तारीखी और डॉक्यूमेंटेड सबूत तो नहीं है, लेकिन ये बात हकीकत है कि मुस्तफा कमाल मॉडर्निज्म यानी जदीदियत के बड़े हामी थे। उनका नजरिया, जिसे 6 तीर कहा जाता था, ये थे: रिपब्लिकिज्म, पॉपुलिज्म, सेकुलरिज्म, रिफॉर्मिज्म, नेशनलिज्म और स्टेटिज्म। मुस्तफा कमाल की पूरी सियासी अप्रोच इन 6 नुकात से वाज़ेह थी। 6 एरोज में हर एक का मतलब था एक तब्दीली, एक बहुत बड़ी तब्दीली, जिनमें सबसे नुमाया था सेकुलरिज्म। इसकी हमायत में मुस्तफा कमाल कहते थे कि जिस माशरे में आज़ादी नहीं होगी वहां मौत और तबाही होगी। बहरहाल 1922 में आलम यह था कि तुर्की में बैक वक्त 2 हुकूमतें थीं, एक इस्तांबुल में जहां खलीफा वहीदुद्दीन मौजूद थे और एक अंकारा में जहां मुस्तफा कमाल का राज था। बरतानिया के सामने खलीफा की हालत वही थी जो हमारे यहाँ आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की थी। लेकिन बात यहां तक कैसे पहुंची, ये बताने से पहले चलते हैं मुस्तफा कमाल की प्राइवेट लाइफ में आने वाली एक तब्दीली की तरफ। जनवरी 1923 में मुस्तफा कमाल ने अपने एक दूर पार की रिश्तेदार और जदीद तालीमी याफ्ता लड़की लतीफ़ा खानम से शादी की, लेकिन ये शादी 2 साल भी नहीं चल पाई और दोनों के रास्ते जुदा हो गए। शादी टूटने की एक बड़ी वजह यह थी कि मुस्तफा के पास घरेलू जिंदगी के लिए वक्त ही नहीं था। फिर मुस्तफा कमाल की एक और खातून फिक्रिया खानम से भी दोस्ती थी। शायद उनकी दोस्ती ही थी जो लतीफ़ा खानम की बर्दाश्त से बाहर हो गई, और जब तलाक के बाद फिक्रिया ने मुस्तफा से शादी करना चाही तो इन्होंने इनकार कर दिया। कहा जाता है कि फिक्रिया ने उसी दिन खुदकुशी कर ली। सियासी और फौजी मैदानों में कामयाबी हासिल करने वाला मुस्तफा अपनी प्राइवेट लाइफ में नाकाम साबित हुआ। 1923 मुस्तफा कमाल के लिए बहुत ही मुबारक साल था। इसी साल में इसे बहुत बड़ी सियासी कामयाबियां मिली। 24 जुलाई 1923 को यूरोप के इत्तेहादियों ने मुस्तफा कमाल से मुआहिदा कर लिया। इसे तारीख में मुआहिदा लोजान कहते हैं। यूरोप इसलिए मजबूर हुआ क्योंकि मुआहिदा सेवड़े पर अमल दरामद नहीं हुआ और तुर्कों ने जंग आज़ादी शुरू कर दी, जहां मुस्तफा कमाल की कामयाबियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। इसलिए इत्तेहादी ताकतों को मुआहिदे पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने तुर्क जमहूरिया को तस्लीम कर लिया, जिसका मतलब सल्तनत उस्मानिया खत्म। 29 अक्टूबर 1923 को मुस्तफा कमाल तुर्की के सदर बन गए और फिर ऐसे कदम उठाए जो आज भी मुतनाज़ा समझे जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल काम था खिलाफत का खात्मा। 3 मार्च 1924 के दिन मुस्तफा कमाल ने खिलाफत का ओहदा ही खत्म कर दिया, यानी सिर्फ सल्तनत उस्मानिया ही नहीं बल्कि खलीफा की मजहबी हैसियत का भी खात्मा। खलीफा किसी भी सूरत में मुस्तफा कमाल को कबूल नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि इन्हें आगे भी कुछ करना था जिसका रद्द अमल जरूर आता, और खलीफा जैसा कोई भी ओहदा आवाम को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। इसलिए ना सिर्फ खिलाफत का ओहदा ख़त्म किया गया बल्कि आखिरी खलीफा को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर जिला वतन कर दिया गया और इनके तमाम इख्तियारात अंकारा के ग्रैंड नेशनल असेंबली को दे दिए गए। इस फैसले का रद्द अमल आया और बहुत सख्त आया। कत्ल की एक साजिश भी पकड़ी गई। कहते हैं कि जब इस मंसूबे के मरकजी मुलजिम को पेश किया गया तो मुस्तफ़ा ने अपना पिस्तौल इसके हवाले किया और कहा, ये लो, हिम्मत है तो मार डालो। मुलजिम की हिम्मत नहीं हुई और बाद में इस मंसूबे के तमाम किरदारों को फांसी पर लटका दिया गया। वैसे दुनिया भर के मुसलमान चाहते थे कि कम से कम खलीफा का ओहदा तो बरकरार रहे, क्योंकि ये तमाम मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद की निशानी थी, मगर मुस्तफ़ा कमाल नहीं माने। यहाँ तक कि करीबी साथी भी उनके खिलाफ हो गए। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने मजहब को रियासत के मामलात से मुकम्मल तौर पर निकाल दिया और तुर्की बना मुस्लिम दुनिया की पहली सेकुलर रियासत। मुस्तफ़ा कमाल 15 साल तक तुर्की के सदर रहे। इन्होंने मुल्क को पूरी तरह बदल दिया, खास तौर पर तालीम के निज़ाम को। मदरसों की जगह जदीद स्कूल खोले। हर बच्चा पढ़ेगा ये कहकर इन्होंने पूरे मुल्क में तालीम मुफ्त कर दी। को एजुकेशन की बुनियाद रखी। लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ने लगे। 1924 में जहां सिर्फ 10% तुर्क पढ़े लिखे थे, सिर्फ 15 सालों में इनमें 2.5 गुना इजाफा हुआ। फिर एक कदम और आगे बढ़े। 1925 में मुल्क में तमाम रिवायती लिबासों पर भी पाबंदी लगा दी। कौन क्या पहनेगा क्या नहीं, ये भी हुकूमत ने तय किया।
तुर्की में ही तुर्की टोपी पहनने पर पाबंदी लग गई और जुबा और दस्तार पहनना भी बंद। हाँ, मगरबी लिबास पहनने को कानून बना दिया गया। खवातीन का पर्दा खत्म कर दिया गया। इन्हें भी मगरबी लिबास पहनने को कहा गया। खवातीन को बराबर के हुकूक मिले। 1926 में शरई अदालतें खत्म कर दी और एक नया अदालती निजाम कायम किया गया। अतातुर्क को रोकने वाला अब कोई नहीं था। उन्होंने और खतरनाक फैसले करना शुरू कर दिए। मुल्क में अरबी लिखने, पढ़ने और बोलने पर तो पाबंदी लगा ही दी थी, लेकिन 1928 में तुर्क जुबान का रस्मुल खत भी तब्दील कर दिया। अब वो अरबी के बजाय लैटिन अल्फाबेट्स में लिखी जाने लगी। इस फैसले की बड़ी मुखालिफत हुई। ये एक फैसला तुर्कों को अपनी सदियों की रिवायत और तहजीब से अलग कर रहा था, लेकिन मुस्तफा कमाल किसी की सुनने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने हाथों से नए अल्फाबेट्स बनाए, खुद स्कूलों में जाते, बच्चों को नया रस्मुल खत सिखाते। फिर तुर्की को दूसरी जुबानों के असरात से पाक करने का अमल भी शुरू कर दिया गया। अरबी और फारसी के अल्फाज चुन चुन कर तुर्क जुबान से निकाल दिए गए। फिर इस्लामी कैलेंडर खत्म, ईसवी कैलेंडर राइज हो गया। जुम्मे के बजाय इतवार की छुट्टी। यही नहीं, मुल्क में नई मसाजिद बनाने पर भी पाबंदी लगा दी। कुरान मजीद की अशात पर भी पाबंदी, यहाँ तक कि सूफी सिलसिलों पर भी पाबंदी, यानी मौलाना रूमी के मज़ार पर दरवेशों का रक्स भी बंद कर दिया गया। मुस्तफा कमाल एलानिया कहते थे कि ये सब काम तरक्की के अमल को सुस्त कर देते हैं। हर वो कदम जो तुर्की को मॉडर्न बनाने के लिए उन्होंने जरूरी समझा, उठाया। सही गलत हर स्टेप। यहां तक कि 1935 में आया सूफिया मस्जिद को म्यूजियम बनाने का ऐलान कर दिया। ये वही आया सूफिया है जिसे 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने मस्जिद बनाया था, जब इन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह किया था। यूं मुस्तफा कमाल के एक फैसले से आया सूफिया में नमाजें और अजानें बंद हो गईं, तकरीबन 500 साल बाद। आखिर मुस्तफा कमाल ये सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो मजहब को तरक्की के रास्ते में दीवार समझते थे। इसलिए रसूमात, रिवायात और अकायद के खात्मा करने के लिए हर हद तक गए। मुल्क में तो मुस्तफा कमाल का नाम था, लोगों ने उनके कारनामे अपनी आंखों से देखे थे, इसलिए बड़े पैमाने पर इन्हें मुखालिफत का भी सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन मुल्क से बाहर बाकी इस्लामी दुनिया में इन्हें बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। मुस्तफा कमाल के जंगी कारनामों पर तवील नज़में लिखने वाले अल्लामा इकबाल ने उन्हें तुर्के नादा कहा। चाक कर दी तुर्के नादा ने खिलाफत की क़बा, सादगी मुस्लिम की देख, औरों की अय्यारी भी देख। लेकिन अतातुर्क ने आलम इस्लाम को बिल्कुल साफ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा, आलम इस्लाम? क्या ये वही आलम इस्लाम नहीं जिसने जंग अजीम में तुर्कों के दुश्मनों से हाथ मिलाया और तुर्की को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की कोशिश की? क्या इसी आलम इस्लाम ने हमारी पीठ पर वार नहीं किया था जब तुर्की दुश्मनों के नरगे में था? आज इसे यह हक कैसे हासिल हो गया कि तुर्की के मामलात में मुंह खोलने की जुर्रत भी करे? तुर्क अरबों की बगावत नहीं भूले थे। शायद इसी बगावत का ही नतीजा था कि अतातुर्क ने तुर्की को मशरिक से काट दिया। इनकी हर निशानी, इनकी जुबान, इनका रस्मुल खत, रिवायात सब छोड़ दिए और तुर्की को जोड़ दिया मगरिब से। तुर्की ने खुद को एक वेस्टर्न कंट्री बना लिया। क्या मुस्तफा कमाल को रद्द अमल में इतना आगे जाना चाहिए था? हम तो यही समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन तुर्क ऐसा नहीं समझते थे। 24 नवंबर 1934 तुर्क कौमी असम्बली ने मुस्तफा कमाल पाशा को अतातुर्क का खिताब दिया, यानी तुर्कों का बाप या बाबाए तुर्क कौम। उनकी वही हैसियत हो गई जो पाकिस्तान में बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की थी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क 15 साल तुर्की के सदर रहे। इस दौरान मुल्क का माशी ही नहीं, समाजी, सियासी, माशरती हुलिया भी बदल दिया। बल्कि इस दौरान वो खुद भी बहुत बदल गए। बहुत ज़्यादा शराब नोशी करने लगे। चेन स्मोकर तो पहले ही थे। सेहत बुरी तरह मुतासिर हुई, यहाँ तक कि जिगर मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया और 10 नवंबर 1938 को 57 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। पहले उनकी तदफीन अंकारा के एक म्यूजियम में की गई। 15 साल बाद नवंबर 1953 में उनकी बाकियात को एक नए शानदार मकबरे में मुंतकिल कर दिया गया।
आज मुस्तफा कमाल को गए हुए तकरीबन 70 साल गुजर चुके हैं। दुनिया ही नहीं, खुद तुर्की भी इनके बताए हुए रास्ते से काफी दूर हो चुका है। नई सदी अतातुर्क के देश में इस्लाम की सदी बन गई। इनका सबसे बड़ा मुखालिफ इस्लाम पसंद तबका मुल्क पर दिहाइयों से हुक्मरान है। क्या मुस्तफा कमाल अपने ही मुल्क में नाकाम हो गए? उनकी असल लेगेसी क्या है? एक अजीम जर्नेल या एक मजहब से बेजार आदमी, एक गैर मामूली सियासतदान की या एक डिक्टेटर की? मुखालिफिन तो यही कहते हैं कि मुस्तफा कमाल की हुकूमत जमहूरियत नहीं बल्कि आमरियत ही थी। हर इख्तियार उनके हाथ में था। वजीर आजम भी उनकी मर्जी से बनता। जो मुखालिफत करता या तो फांसी चढ़ता या जिलावतनी उसका मुकद्दर बनती। आज जहां उन्हें हीरो मानने वाले बहुत से लोग हैं, वहीं जीरो करार देने वाले भी बेशुमार हैं। किसी के भी सियासी नजरिए से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये बात सब मानेंगे कि तुर्की दुनिया में आज जिस मुकाम पर खड़ा है, इसमें गाजी मुस्तफा कमाल के कमालात का बड़ा कमाल है।